Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा, छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. Study IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. दोस्तों, बात की जाए अगर 20वीं सदी की, भारत आजाद हुआ, बहुत से बड़ी चीजें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको देखने को मिलती हैं। उधर प्रथम विश्व युद्ध की बात की जाए, द्वितीय विश्व युद्ध की बात की जाए, नागासाकी हिरोशिमा की बात की जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बनने की बात की जाए, भारत पाकिस्तान युद्धों की बात की जाए, कितनी सारी चीजें हैं कहने को ना। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी सी अंडरलाइन रह जाती हैं। इस समय इजराइल बनाम ईरान को पूरा विश्व देख रहा है। इजराइल के साथ अमेरिका के गठबंधन को भी पूरा विश्व देख रहा है। यह भी देख रहा है कि प्रॉक्सी के रूप में कैसे थोड़ा बहुत रशिया से ईरान को समर्थन मिल रहा है, हम सब देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी क्रांति हुई थी जिस क्रांति से पहले यह स्थिति एकदम उलट थी, और इस क्रांति के दौरान भी चीजें बड़ी अलग तरीके से बदली। जिस यूएसए को, जिस ब्रिटेन को आप इस समय ईरान के अगेंस्ट देख रहे हैं, एक समय ईरान को सबसे ज्यादा समर्थन देने वाले यही देश थे। एक समय ये देश चाहते थे कि ईरान सिर्फ हमारी तरीके से काम करे। ईरान करता भी था तब तक जब तक ईरान में इस्लामिक क्रांति नहीं देखने को मिलती है। और यह क्रांति सिर्फ ईरान के लिए बड़ी महत्वपूर्ण नहीं है, उससे अलग जो एक आसपास के अरब कंट्रीज का एक समूह है, अरब देशों का एक समूह है, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे यहां पे एक क्रांति हुई, इस क्रांति ने अन्य क्रांतियों को जन्म दिया। ये ऐसी क्रांति थी जहां पे शिया समूह प्रमुख रूप से सामने आए। इसके समानांतर ही अरब देशों में ही, खासकर सऊदी अरब, इराक में सुन्नी क्रांति जो थी, या सुन्नी प्रभावी लोग जो थे, वो सशक्त रूप से सामने आते दिखते हैं। तो यह क्रांति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और यकीन मानिए, इस क्रांति के अंत तक, यानी अंतिम पहलू के पहुंचने तक, आपको बहुत सारे नए फैक्ट्स मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप समझ सकेंगे चीजें कैसे बदली। तो इस वीडियो के अंत तक रहिएगा। अंत में कुछ प्रश्न हैं जो आपसे मैं पूछूंगा, उन प्रश्नों का उत्तर जरूर देते जाइएगा। चलिए बात करेंगे इस क्रांति की, तो थोड़ी सी बेसिक्स भी बात कर लेते हैं, फिर हम ईरान की शुरुआत से लेकर इस क्रांति की शुरुआत तक की बात, तो इस क्रांति के पटाक्षेप तक हम पहुंचेंगे। ठीक है क्या इस्लामिक पृष्ठभूमि, क्या संदर्भ, क्या है कि जो इस्लामिक क्रांति है 1978-79 की, व्यापक जन आंदोलन था और दशकों की राजनीतिक दमन, यूएस और यूके का जो सपोर्ट था, जिस कारण वहां के लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमें साइडलाइन किया जा रहा है। हमारे जो सांस्कृतिक संदर्भ है, इस्लाम के जो सांस्कृतिक संदर्भ है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट में ये क्रांति थी। और अयतुल्लाह खुमैनी, अभी आप जिनको आप तस्वीर में देख सकते हैं, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। इनको विलायत फकीह का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था इस क्रांति को लेकर। ये पीडीएफ में अपलोड करा दूंगा, तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी विस्तार से बात करेंगे सभी मुद्दों पर। ठीक है, मैं बताता चलूं कि स्टडी आईक्यू में जो हमारा प्रतिज्ञा बैच है, यानी कि जो हमारा लॉन्ग टर्म इवनिंग प्रतिज्ञा बैच है, 23 जून को इसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है विकास लाइव कोड के साथ में। ठीक है, विकास लाइव कोड के साथ में अगर आप एडमिशन लेते हैं, यहाँ पे ये विकास लाइव कोड आप देख सकते हैं, अगर आप इसके साथ एडमिशन लेते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा हमारे बैचेस में। हर वो बैच जो स्टडी आईक्यू लेके आता है, स्पेशल उसका अगर स्पेशलिटी की बात करें, अगर तो माफ कीजिएगा, हाँ, अगर उसकी बात करें तो प्रीलिम्स के लिए जो तैयार किया जाता है, चाहे वो पीआरपी प्रोग्राम हो, एसआईपी प्रोग्राम हो, प्रीलिम्स होने के बाद आपकी फीस वापस हो जाती है और प्रीलिम्स तक आप हर महीने 11,000 रुपये जीत सकते हैं हमारे टेस्ट सीरीज में पार्ट लेके। तो एसआईपी हो, एसआईपी हो, पीआरपी हो, एसआईएम हो यानी सक्सेस इन मेंस हो, एमआरपी हो, आईजीपी हो, हजारों ऐसे प्रोग्राम जो आपको एक प्रोग्राम में एक मुश्त तरीके से मिलेंगे, वो है हमारा प्रतिज्ञा बैच। मेंटरशिप मिलती है, 18 किताबें मिलती हैं, साथ में आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव क्लासेस के साथ में क्वेश्चंस मिलते हैं, मेंस के भी, प्रीलिम्स के भी, की हर वो चीज़ जो आपको ज़रूरत है यहाँ पे मिलती है। इस बैच से जुड़ने के लिए नीचे लिंक दी होगी, वहाँ से आप जा सकते हैं। स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाके भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना न भूलें, ध्यान रखिएगा। और ये इवनिंग बैच है, यानी कि 6 से 9 का बैच है। चलिए बात करें इसके आगे की, तो
फरवरी 1979 में जो धार्मिक नेता है अयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी जो है ये देश वापस लौटे और उन्होंने उस क्रांति यानी कि जो ये इस्लामिक क्रांति थी उसका नेतृत्व किया जिसने तत्कालीन शाह मोहम्मद रजा पहलवी, हम इसकी बात करेंगे, रजा पहलवी कुछ जगह रेजा पहलवी भी लिख के आता है, हम इनकी बात करेंगे, इसका नेतृत्व किया था। 11 फरवरी 1979 को ही ईरान से अमेरिका समर्थित पहलवी राजवंश के शासन की समाप्ति हुई और इस्लामी क्रांति के जनक अयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी को ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया। हम यहां पे भी आएंगे, ये तो शुरुआती बात है ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लगता रहे। चलिए थोड़ा सा एक बार पुराने ईरान की बात कर लीजिए, प्राचीन काल का ईरान। तो प्राचीन काल में जो ईरान था ये वर्तमान से बहुत अलग था, तब इसको पर्शिया या फारस के नाम से जाना जाता था, उससे पहले इसको आर्याना कहा जाता था, आर्याना तक भी हम आएंगे, ठीक है। क्या है वैदिक काल में अगर देखा जाए तो वैदिक काल में फारस से लेकर वर्तमान भारत का काफी बड़े हिस्से तक को सारी भूमि आर्य भूमि कहलाती थी जो अनेक प्रदेशों तक विभक्त थी, ठीक है। इस दौरान अगर आप देखें तो जिस प्रकार भारतवर्ष में पंजाब के आसपास के क्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाता था, उसी प्रकार फारस में भी जो आधुनिक अफगानिस्तान से लगा हुआ पूर्वी प्रदेशी आर्यन व एरियान एरिया जो था वो कहलाता था। तो जो अफगानिस्तान से लगा एरिया था उसको क्या कहा जाता था, अरियान या एरियान कहलाता था, जिसे बाद में ईरान नाम मिल गया, जिसको बाद में ईरान कहा जाने लगा। तो ये एक छोटी सी शुरुआत थी जो ईरान के रूप में हमको देखने को मिलती है, ठीक है। इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान की बात की जाए तो ईरान में पश्चिम का जबरदस्त प्रभाव था। मैंने जैसा बताया कि यूएस और यूके का हार्डकोर प्रभाव था और जो संस्कृतियां थी वो यूएस यूके के सापेक्ष ज्यादा थी। महिलाओं को बहुत ज्यादा आजादी थी। क्रांति के बाद आजादी थोड़ी सी क्रश हो जाती है। वहां न तो पहनावे और रहन सहन को लेकर कोई पाबंदी थी और न ही धार्मिक पाबंदियां थी, ठीक है। उस समय ईरान को इस्लामी देशों के बीच सबसे अधिक आधुनिक माना जाता था और ईरान का जो माहौल था वो पेरिस या लंदन जैसे शहरों या किसी मायने में कम नहीं था। तो ईरान को बहुत एडवांस और बहुत अच्छा माना जाता था, ठीक है। 1953 में अमेरिका और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने तख्ता पलटकर लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक को हटा दिया। वह ईरान के तेल उद्योग को राष्ट्रीयकरण करना चाहता था। मोहम्मद मुसद्दिक तक भी आएंगे, थोड़ा इससे पहले एक बार फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक सारांश दे दिया, लेकिन इस सारांश में बहुत से डीप इन्वॉल्व पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, इनको आपको समझना जरूरी है। तो क्यों ही क्रांति? सबसे बड़ा कारण था क्या? अमेरिकी समर्थक शाह का शासन, क्रूर, भ्रष्ट और पश्चिमी सभ्यता का समर्थक होना। इस्लामिक मूल्यों के हनन से जनता के मन में शासन के प्रति रोष था, ठीक है। इस रोष तक भी आएंगे कि रोष कैसे मजबूत हुआ, जिसकी परिणति इस्लामिक क्रांति के रूप में हुई, ठीक है। इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा, इस प्रभाव पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आ जाते हैं शुरुआत में क्रांति की पृष्ठभूमि। तो 1979 की जो क्रांति की जड़ें ईरान के लंबे इतिहास से जुड़ती हैं, क्या है बात कर लेते हैं। ऐतिहासिक रूप से जो शिया पादरी थे, जो उलेमा थे, वो ईरानी समाज पे बहुत उनका महत्वपूर्ण प्रभाव था और हम सबको पता है कि ईरान एक शिया प्रभुत्व कंट्री है, ठीक है। हालांकि समाज में पादरी, जमींदार, बुद्धिजीवी और व्यापारी सहित कई अलग अलग सामाजिक समूह भी उपस्थित थे। तो उलेमा समूह भी थे और बाकी समूह भी थे। ये सामाजिक समूह 1905 से 11 की संवैधानिक क्रांति में एक साथ आए। उस समय एक संवैधानिक क्रांति हुई, इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो लाना है क्योंकि ये अपने आप में एक विस्तारित डॉक्यूमेंट है, ठीक है। लेकिन उन प्रयासों को फिर से उभरने वाले सामाजिक तनावों के साथ साथ रूस, यूनाइटेड किंगडम और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी हस्तक्षेप के कारण दबा दिया गया। कहीं ना कहीं वो अपना प्रभाव मिडिल ईस्ट में यानी कि अरब कंट्रीज के आसपास में चाहते थे, तो इसको दबा दिया गया क्योंकि उनको पता था कि यही बाद में प्लेग्राउंड बनेगा, ठीक है। संवैधानिक क्रांति के बाद पैदा हुई असुरक्षा और अराजकता के कारण जनरल रजा खान का उदय हुआ। अभी बाद में इनको हटाया भी जाएगा, बात करेंगे इसको। यूनाइटेड किंगडम ने 1921 में, यूके ने 1921 में मोहम्मद रजा शाह पहलवी को राजशाही स्थापित करने में मदद की। इन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। इनको राजशाही वहां पे बनाने को कहा गया, ठीक है। रूस के साथ मिलकर, ठीक है, रूस के साथ मिलकर ब्रिटेन ने 1941 में रजा शाह को निर्वासित भी कर दिया, क्योंकि वो उनके हिसाब से बहुत काम नहीं कर पा रहे थे। और उनके बेटे मोहम्मद रजा पहलवी, जिनकी भी मैं बात कर रहा था, कई जगह रेजा पहलवी निकल के आता है, ठीक है, उन्होंने गद्दी संभाली। इसके आगे चीजें क्या हुई, ठीक है। हुआ क्या कि 1953 में, जो भी मैं मुसद्दिक वाली बात कर रहा था, प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक ने ब्रिटिश स्वामित्व वाली एंग्लो ईरानी तेल कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया। तो प्राइवेट नहीं रहेगी, नेशनलाइज हो गई, ठीक है। उनके समर्थकों ने मोहम्मद रजा शाह को पद से हटा दिया, तो अमेरिका और ब्रिटेन ने मुसद्दिक की सरकार को खिलाफ तख्ता पलट की साजिश की और शाह को बहाल कर दिया। जो रजा शाह उनके आदमी थे उनको बहाल कर दिया। तो कुल मिला के जो लोकतांत्रिक सरकार कुछ बेहतर करना चाहती थी, राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी, उसको हटा के, चूंकि राष्ट्रीयकरण होने से मनमाने तरीके से पैसा वसूल नहीं हो पाएगा, पैसा नहीं लग पाएगा, तो कहीं ना कहीं
यूके यूएस के यहां पे हित टकरा रहे थे तो उन्होंने उसको यहां पे हटा दिया। चलो, मोहम्मद रजा शाह ने संसद को बर्खास्त कर दिया और श्वेत क्रांति शुरू की। श्वेत क्रांति वही पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण जैसी बात नहीं। आधुनिकीकरण का कार्यक्रम जिसने भूस्वामियों और मौलवियों के धन प्रभाव को खत्म कर दिया और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को बाधित कर दिया, तेजी से शहरीकरण और पश्चिमीकरण को बढ़ावा दिया और लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर चिंताएं पैदा की। अब है क्या कि जब जहां पे भी आपको आधुनिकीकरण या एक तरीके से कैपिटलाइजेशन का एक वर्जन दिखेगा, जो लोगों के हक हुकूक है वो थोड़े कम होंगे, अधिकार थोड़े कम होंगे, यहां पे ये समस्या लगातार पैदा कर रहे थे। ठीक है, जैसे जहां पे भी आपको वामपंथ दरअसल दिखता है वहां पे लगता है कि सरकार लोगों की बात कर रही है। जहां पे कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा दिखता है, कैपिटलिज्म बहुत ज्यादा दिखता है, वहां पे कहीं ना कहीं लगता है कि सिर्फ पैसे की बात हो रही है, हक और हुकूक की बात नहीं हो रही। ठीक है, कार्यक्रम आर्थिक रूप से सफल रहा लेकिन इसके लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुए। निश्चित तौर पे एक व्यक्ति, एक वर्ग तो अमीर होता जाएगा, तो जो अमीर होता जा रहा है बाकी गरीब होते जा रहे हैं। कैपिटलिज्म इसी पे आधारित होता है। ठीक है, यद्यपि सामाजिक मानदंडों और संस्थाओं पर इसके परिवर्तनकारी प्रभाव व्यापक रूप से महसूस किए गए। सामाजिक मानदंडों में समाज मजबूत हो रहा था, सशक्त, मॉडर्न हो रहा था। ठीक है, 1970 के दशक में शाह की नीतियों के प्रति विरोध तब और बढ़ गया जब विश्व मौद्रिक अस्थिरता और पश्चिमी तेल खपत में उतार चढ़ाव ने देश की अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल दिया और लोगों ने कहा कि एक तो देश की अर्थव्यवस्था खतरे में जा रही है, बी जो हमारी इस्लामिक भावना है वो दबा दी जा रही है। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे जो इस्लाम की मूलभूत भावनाएं हैं उनको पीछे धकेल दिया जा रहा है। ठीक है, बढ़ती आर्थिक कठिनाइयों के अलावा 1970 के दशक में शाह के शासन द्वारा सामाजिक राजनीतिक दमन बढ़ गया था, जबकि राजनीतिक भागीदारी के अवसर न्यूनतम थे। ठीक है, आधुनिक शहरी ईरान की सांस्कृतिक शून्यता के कारण लोग मार्गदर्शन के लिए उलेमाओं की ओर रुख करने लगे। कौन उलेमा? जो शिया उलेमा थे, उनकी तरफ रुख करने लगे। भाई अब आप ही देखो, हमारी संस्कृति तो गर्त में जा रही है। ठीक है, आगे क्या हुआ इसके बाद? आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, जिनकी भी मैं बात कर रहा हूं, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जिनकी फोटो आपने शुरुआत में देखी, क्या हुआ? वो शाह के सुधार कार्यक्रम के खिलाफ बोलने के बाद 1964 में निर्वासित कर दिए गए थे। उनको बहुत समर्थन प्राप्त हुआ, वो लगातार इसके खिलाफ थे कि नहीं, जो इस्लामिक जो नीतियां हैं, जो इस्लामिक सिद्धांत थे उनका पालन किया जाना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वो लगातार इसके खिलाफ थे। ईरानी क्रांति का, एक मिनट, ठीक है, ईरानी क्रांति का धार्मिक आयाम इस्लाम पर निर्भरता के माध्यम से 1978 के विद्रोह से पहले दशकों में अच्छी तरह से स्थापित हो चुका था और 1970 के दशक में यह धारणा लोकप्रिय हुई कि ईरानियों को पश्चिम की आधिपत्यपूर्ण प्रभाव का विरोध करके अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौटना चाहिए। ठीक है, तो पश्चिम का जो प्रभाव था बहुत से लोगों को, और इवन सिर्फ शिया शासित देशों को नहीं, जो सुन्नी शासित देश थे अभी तक तो वो भी चाह रहे थे कि यार इस्लाम की बात हो, है ना, लेकिन फिर थोड़ा उनको भी खतरा आएगा, है ना। खोमैनी के साथ समर्थन को देखते हुए धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों ने तर्क दिया कि उलेमा की मदद से शाह को उखाड़ फेंका जा सकता है। ठीक है, शाह की संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भरता, जो उस समय राजा साहब थे, ठीक है, इजराइल के साथ उनके घनिष्ठ संबंध था, उसके शासन की गलत आर्थिक नीतियों के विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा दिया और फिर हमने एक बड़ा परिवर्तन होते देखा। ठीक है, क्या हुआ? वो क्रांति हुई। जनवरी 1978 में हजारों युवा, जिनमें ज्यादातर बेरोजगार थे, शासन की जातियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। अपने निर्वासन के दौरान खोमैनी ने विपक्ष के इस उपहार का समर्थन किया, इसको जोड़ा, एक दिशा में आगे लेके गए कि भाई क्रांति हो, यलगार हो। शाह ईरान से भाग गया और सशस्त्र बलों ने अपनी तटस्थता घोषित कर दी, जिससे शाह का शासन प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय जनमत संग्रह के बाद खुमैनी ने ईरान के इस्लामी गणराज्य घोषित कर दिया। ठीक है, पादरी वर्ग के तत्वों ने अपने पूर्व वामपंथी राष्ट्रवादी और बौद्धिक सहयोगियों को नए शासन में किसी भी सत्ता के पद से बाहर कर दिया, क्योंकि नहीं चाहिए था, मॉडर्नाइजेशन नहीं चाहिए था, वामपंथ या इससे जुड़ी किसी भी भावना को नहीं पनपने देना चाहते थे, चाहे वो राष्ट्रवादी प्रवृत्ति हो उसको नहीं पनपना देना चाहते थे। ठीक है, रूढ़िवादी सामाजिक मूल्यों को वापस लागू किया गया, रूढ़िवाद वापस से आ गया, संकीर्णता वापस से आ गई। 1919 के अधिकांश समय में तत्कालीन अनौपचारिक धार्मिक मिलिशिया रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अन्य राजनीतिक समूह को भी दमन कर दिया। जो बचा कुचा था उसको भी मिलिशिया ने हटा दिया, मिलिशिया और मौलवियों ने पश्चिम सांस्कृतिक प्रभाव को दबा दिया और क्रांति के लिए साम्राज्यवादी विरोधी उद्देश्य, यानी साम्राज्यवाद के विरोधी जो उनका लक्ष्य था, रूढ़िवाद को बढ़ावा देना, उसको प्रस्तावित किया और उसको आगे लेके गए। ठीक है, नए संविधान ने खुमैनी की
ठीक है, नए संविधान ने खुमैनी के विलायत फकीह, फारसी में जिसका क्या अर्थ है न्यायविद का शासन के दृष्टिकोण को, जो उनके हिसाब से न्यायविद का शासन था, उसके आधार पर एक धार्मिक सरकार बनाई और रहबर या नेता को व्यापक शक्तियां प्रदान की। और पहला रहबर कौन बने? खुद खुमैनी या खुमैनी जो थे वो खुद पहले रहबर बने उसमें। ठीक है, चलिए कुछ और चीजें क्या, फारस की खाड़ी और ईरान इराक युद्ध की बात क्या है कि अब यहां पे क्रांति हो चुकी है। आसपास के जो देश हैं, जैसे जो सुन्नी बाहुल्य देश हैं, उनको लगा कि कहीं उनके खिलाफ भी या उनके भी स्टेट में क्रांति ना हो जाए। थोड़ा सा वो डर रहे थे कि यहां जैसे क्रांति हुई हमारे खिलाफ भी क्रांति ना हो जाए। ठीक है, खैर, तो अपने क्षेत्र में ईरानी इस्लामी क्रांतिकारियों ने राजशाही को उखाड़ फेंकने और उसके स्थान पर इस्लामी गणराज्य की स्थापना की मांग की, जिससे उसके छोटे सुन्नी अरब पड़ोसी देश इराक, सऊदी अरब, कुवैत और अन्य फारस की खाड़ी के देश चिंतित हो गए, जिनमें से अधिकांश राजशाही थी और उनमें शिया आबादी अच्छी खासी थी। तो चिंतित हो गए कि भाई ये शिया आबादी अगेंस्ट में ना आ जाए या इवन सुन्नी भी हमारे खिलाफ ना खड़े हो जाए। ठीक है, इससे ईरान इराक युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि इराक के सद्दाम हुसैन आप उनको तो जान ही रहे होंगे, सद्दाम हुसैन के अरब राष्ट्रवादी और सुन्नी मुस्लिम प्रभुत्व वाले शासन ने क्रांतिकारी अराजकता का लाभ उठाने और क्रांति को उसके प्रारंभिक चरण में ही नष्ट करने के प्रयास में ईरान पे आक्रमण कर दिया कि अब इसके आगे ये जो क्रांति जो ईरान में हुई है ये इसके आगे ना पहले इसका प्रोलिफरेशन ना हो, तो इसको वहीं पे हम क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, यह युद्ध ईरानी सरकार के लिए क्रांतिकारी समूहों को मजबूत करने का अवसर था। ईरानी क्रांति के कारण सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों ने अफगानिस्तान में वहाबीवाद, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, का समर्थन किया। साथ ही क्रांति के कारण ईरान का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और सऊदी अरब की नजदीकियां बढ़ी। अब हुआ क्या कि वो अमेरिका जो ईरान के एक समय करीब था, अब वो सऊदी अरब के करीब चला गया था, क्योंकि ईरान जो था वो उसके अगेंस्ट जा चुका था और ईरान को काउंटर करने के लिए यूएसए को अरब देशों में उस क्षेत्र में कोई ना कोई देश चाहिए था, तो सऊदी अरब को उसने सपोर्ट किया। ठीक है, क्रांति के बाद ईरान और सऊदी अरब दोनों ने मुस्लिम दुनिया पे वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा की, इससे दोनों के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया। इसके कारण इजराइल, ईरान, सऊदी अरब के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष भी शुरू हो गया। ठीक है, जिसे फिलिस्तीनी युद्ध ने हवा दी। इस पे हम बाद में एक बार और से बात करेंगे, हमारे चैनल पे इस पे बहुत सारे बिंदु और कवर किए जा चुके हैं। खैर, ईरान के खुले तौर पे शिया गणराज्य में तब्दील होने से सऊदी अरब में सत्तारूढ़ सुन्नी अभिजात वर्ग के बीच भय पैदा हो गया, जिन्होंने बदले में तेहरान यानी कि ईरान की जो राजधानी है, ईरान के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए वहाबीवाद, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी बात की थी कि अच्छा वहाबी आंदोलन क्या है, कमेंट बॉक्स मुझे बताइएगा। ठीक है, के रूप में जाने जाने वाले सुन्नी इस्लाम के एक ब्रांड का प्रचार किया। शिया और सुन्नी में बेसिकली जो उनकी जो इंटरेस्ट है उसमें क्या डिफरेंस है, कौन लोग खुद को शिया कहते हैं, कौन लोग सुन्नी कहते हैं, धार्मिक उनका जो प्रतिरूप उसमें क्या अंतर है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इराक का समर्थन किया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकवादियों को पराजित किया जो ईरान द्वारा समर्थित शिया आंदोलन को दबा रहे थे। तो सुन्नी प्रायोजित आतंकवाद यहां देखने को मिलता है। ठीक है, 1981 में सऊदी अरब सहित 6 खाड़ी देशों ने ईरानी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए खाड़ी सहयोग परिषद का गठन किया। अगले दशक तक ईरान और सऊदी अरब ने मक्का पर नियंत्रण के लिए बहुत लड़ाइयां की कि किसका कब्जा होगा मक्का पे। 1987 में हज यात्रा के दौरान ईरानियों के एक समूह ने सऊदी सुरक्षा बलों पे हमला किया, तो सऊदी अरब ने ईरान के साथ सभी संबंध तोड़ दिए। 2000 के दशक के शुरुआत में संबंधों में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन क्या हुआ, एक बार फिर से खटास कब आ गई, जब ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने संयुक्त राज्य अमेरिका में सऊदी राजदूत की हत्या कर दी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सऊदी राजदूत की जब हत्या कर दी तो फिर से इनके संबंधों में खटास आ गई। ठीक है, अरब स्प्रिंग ने तनाव को और बढ़ा दिया। अरब स्प्रिंग क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोशिश करूंगा इस पे भी एक वीडियो लेके आऊं। ठीक है, को और बढ़ा दिया और 2016 में सऊदी अरब ने संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन के साथ मिलकर सभी ईरानी जो क्या कहते हैं उनसे रिलेशन थे, जिस प्रकार के राजनयिक रिलेशन थे, उन सबको खत्म कर दिया या बहुत कमजोर कर दिया। ठीक है, चलिए 1979 की क्रांति के बाद से ईरान ने 1 दर्जन से अधिक प्रॉक्सी अर्धसैनिक संगठनों का एक नेटवर्क जो है उसको विकसित किया है, जो 6 देशों में काम करता है। इन सब का नाम आपने सुना होगा, जिसको कहीं ना कहीं ईरान का सपोर्ट मिल रहा है। माना जाता है कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड और कुलीन कुर्द फोर्स ने शिया समूह जैसे क्या नाम है हिजबुल्लाह, ये जो अरब लीग द्वारा आतंकवादी संगठन है, इसको उन्होंने सपोर्ट किया। इन्होंने असैब अहल अल हक जो इराकी धरती पे काम करता है उसको सपोर्ट किया। हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा जो सीरियाई अर्धसैनिक संगठन है जो शिया
झुकाव वाले जो बशर अल असद हैं उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। अंसार अल्लाह जिसको हौथी भी कहा जाता है, जो यमन में लगातार काम कर रहा है, इन सबको समर्थन कौन दे रहा है? ईरान दे रहा है, ऐसा माना जाता है। चलिए, क्रांति के बाद की कुछ और बिंदुओं पे बात करें तो प्रभाव क्या था? ऐतिहासिक घटना थी जिसने न केवल ईरान को पूरी तरह से बदल दिया बल्कि विश्व पर भी इसके दूरगामी परिणाम हुए। मैं उसकी बात ही कर रहा हूं, मैं उसकी इसीलिए वीडियो भी कर रहा हूं उस पर, ठीक है। शीत युद्ध और वैश्विक भू राजनीति में गहरा बदलाव आया क्योंकि अमेरिका ने न केवल साम्यवादी खतरे के खिलाफ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोग खो दिया बल्कि उसने एक नया दुश्मन भी मिल गया, इसको एक नया दुश्मन भी मिल गया, ठीक है। कौन? ईरान, ठीक है। ईरानी क्रांति ने मध्य पूर्व की राजनीति को नाटकीय रूप से बदल दिया और क्रांति ने क्षेत्र में जो शिया पुनरुत्थान है और मध्य पूर्व में मौजूदा प्रमुख अरब सुन्नी आधिपत्य को उखाड़ फेंकने की मांग की। इससे क्या हुआ? ईरान को सऊदी अरब के साथ संघर्ष में ला दिया। तो ईरान और सऊदी अरब का संघर्ष इसी इस्लामिक संघर्ष की उत्पत्ति है। ईरान और इराक का संघर्ष इसी इस्लामिक क्रांति की उत्पत्ति है और ईरान बनाम जो यूएसए चल रहा है वो भी इसी जो इस्लामिक क्रांति थी इसकी उत्पत्ति है, ठीक है। इस दौरान महिलाओं की अधिकारों पे बहुत से अंतर आए। जैसे 1962 से 78 के बीच में ईरानी महिला अधिकार आंदोलन को कई सफलताएं मिली थी। जैसे 1963 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार, महिलाओं को सार्वजनिक पदों पे भाग लेने का अधिकार, कपड़ों को लुके मैं पहले ही बता चुका हूं कि बहुत ही आधुनिक समाज हो चुका था, ठीक है, हुए, ठीक है। और क्या हुए? 1975 में परिवार संरक्षण कानून द्वारा महिलाओं को नए अधिकार प्रदान किए गए जिनमें तलाक और हिरासत के अधिकारों का विस्तार और बहुविवाह को कम करना शामिल था। तो महिलाएं बहुत मजबूत थी। लेकिन क्रांति के बाद क्या हुआ? 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से महिलाओं के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा महिलाओं के लिए अनिवार्य पर्दा और सार्वजनिक ड्रेस कोड जैसे कई कानून बनाए जाने लगे। इसका भी लगातार विरोध हो रहा है। आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे, इसमें अलग अलग तरीके के सोशल मीडिया पे बहुत प्रचलित होते हैं। तो निश्चित तौर पे इस क्रांति के दूरगामी परिणाम हुए जियोपॉलिटिक्स पे, समाज पे, और आज जब ऐसे करंट अफेयर्स की वीडियो में मैं इसे कवर कर रहा हूं तो बहुआयामी जो परिणाम है, आप भी कुछ इसके बहुआयामी परिणामों के बारे में मुझे बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी उपस्थिति मुझे बहुत ही प्रेरित करती है। शिया सुन्नी में क्या डिफरेंस है, क्या उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं, उस पर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अरब स्प्रिंग क्या है उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में आपसे जानने का इच्छुक हूं, ठीक है। हिंदी साहित्य का नया बैच जो जुलाई बैच है वो जुलाई के शुरुआती हफ्ते में शुरू हो रहा है। मैं पहले बता दूं, ये कबीर दास जी से शुरू हो रहा है। तो इस बैच से जुड़ने के लिए आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाके हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ठीक है। चलिए, इसके आगे की अगर बात करें तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करके आप इसे जुड़ सकते हैं। इसका PDF इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। बाकी vikas.singh@studiiq.com पे आप मुझे मेल करके अपने उत्तरों को भेज सकते हैं। हिंदी साहित्य से जुड़ने के लिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वहां पे मुझे मेल कर सकते हैं। और विकास लाइव ये कोड वो कोड है जो स्टडी IQ के हर कोर्स पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। तो एट एनी टाइम आप स्टडी IQ के किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो विकास लाइव कोड का प्रयोग करिए अधिकतम डिस्काउंट के लिए। टेलीग्राम चैनल है, ईमेल ID है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि इस इस्लामिक क्रांति ने कितने बदलाव लाए। कुछ वो बदलाव जो आपको लगता है कि जो इस वीडियो में शायद रह गए हों, या आपको लगता है कि जो शायद अंडरलाइंड है, अगर आप बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि मैंने हर बिंदु को कवर किया है। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके उत्तरों की प्रतीक्षा करूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ.